नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रभात वालिया सोनी क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास को पिछली क्लास के आगे से ही कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने रैम के बारे में बात की थी और आज हम किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? रोम के बारे में। ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत बातचीत मैं आपसे समझने वाली भी करूंगा, कुछ कंसेप्ट वाली बातचीत भी मैं आपके सामने पेश करूंगा। रोम का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी होता है। कौन सी होता है? रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम क्या कर सकते हैं? केवल रीड किया जा सकता है। केवल क्या किया जा सकता है? रीड किया जा सकता है। क्या नहीं कर सकते? राइट नहीं कर सकते। राइट नहीं करने के साथ साथ क्या नहीं कर सकते? इरेज नहीं कर सकते। यानी हम रोम के अंदर केवल इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। एक और बात, इसमें सूचनाएं कब लिखी जाती है? मैन्युफैक्चर के टाइम लिखी जाती है या बाद में लिखी जाती है? इसमें सूचनाएं निर्माण के समय लिखी जाती है। अच्छा, एक और बात बताऊं, जो सूचनाएं निर्माण के समय लिखी जाती है, इसमें लिखी गई सूचनाओं को, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, इसमें लिखी गई सूचनाओं को या हम कह दें जो सूचनाएं निर्माण के समय लिख दी जाती है, उन सूचनाओं को हम किस नाम से जानते हैं? उन सूचनाओं को हम फर्मवेयर के नाम से जानते हैं। उन सूचनाओं को हम किस नाम से जानते हैं? फर्मवेयर के नाम से जानते हैं। यानी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो निर्माण या मैन्युफैक्चर के टाइम लिखी होती है उसे हम फर्मवेयर कहते हैं। ठीक है, चलिए एक और बात लिख दूं, इसमें आधारभूत जानकारी लिखी होती है या मूलभूत जानकारी जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए अनिवार्य होती है, वो जानकारी लिखी होती है। उन सभी जानकारियों को मैन्युफैक्चर के टाइम लिखा जाता है और जो भी सूचनाएं निर्माण या मैन्युफैक्चर के टाइम लिखी जाती है, प्यारे विद्यार्थियों दोस्तों, उसे हम कहते हैं फर्मवेयर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? जी सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्क्रीन की तरफ, एक और बात करता हूं, ऐसी कौन सी सूचनाएं हैं जो फर्मवेयर कहलाती है? एक नंबर पे मैं नाम लिख रहा हूं, आपने सुना भी होगा, क्या लिखा है? बूटिंग। 2 नंबर पे नाम लिख रहा हूं, आपने सुना होगा, बायोस। 3 नंबर पे नाम लिख रहा हूं, एक बायोस की तरह ही नाम होता है जिसे मैं बोलता हूं पोस्ट। ठीक है, यहां तक। इस पोस्ट का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है क्या? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बायोस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अच्छा, और पुटिंग कंप्यूटर को चालू करने की प्रोसेस। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम बूटिंग के नाम से जानते हैं। 2 प्रकार की बूटिंग होती है, पहले का नाम होता है कोल्ड और दूसरे का होता है वार्म। इस कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है पहली बार स्टार्ट करना। इसका मतलब होता है रीबूट करना या उस मशीन को क्या करना? रीस्टार्ट करना। ये जो मैंने बोर्ड पर लिखा है, ये वास्तव में कंप्यूटर की मूलभूत या आधारभूत इंफॉर्मेशन है और इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करते हैं। आप जब भी कंप्यूटर चालू करते हैं तो आप तो एक बार बटन दबा देते हैं, चालू हो जाता है।
कंप्यूटर को चालू करने में कितने सारे काम करने होते हैं, ये आपको सोचना है। मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। पहला वर्ड लिखा है बैकग्राउंड और दूसरा वर्ड लिखा है फोरग्राउंड। चलिए दोस्तों, मोबाइल बंद कर दीजिए, क्लास छोड़ दीजिए, मैं आज के बाद नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने शब्द बोले तो कुछ लोग तो सोच रहे हैं क्या हो गया पढ़ाते पढ़ाते मास्टर को कि नहीं पढ़ाऊंगा, मोबाइल बंद कर दीजिए। आपके मन में खूब सारे विचार आए होंगे, मैंने तो केवल इतना ही तो कहा था नहीं पढ़ाऊंगा, इतने विचार लाने की क्या जरूरत थी, मुझे कहीं जाना होगा, मेरे कोई काम होगा, ऐसा सोच लेते। तो मैंने तो केवल एक ही बात बोली, आपके मन में 10-20 सवाल आए होंगे। जैसे मैंने तो केवल एक ऑन वाला बटन दबाया और कंप्यूटर को तो क्या पता कितनी सारी प्रोसेसेस करनी पड़ी होगी। तो दोस्तों, दो प्रकार की प्रोसेस होती है। पहली प्रोसेस का नाम होता है बैकग्राउंड और दूसरी प्रोसेस का नाम होता है क्या, फोरग्राउंड। दोनों के बारे में बताने की कोशिश करता हूं। बैकग्राउंड प्रोसेस से पहले फोरग्राउंड प्रोसेस होती है, यानी मैंने एक स्टार्ट वाला बटन दबाया, इसमें उपयोगकर्ता शामिल होता है। ऐसी प्रोसेस जिसमें कौन शामिल होता है, उपयोगकर्ता शामिल होता है। ऐसी प्रोसेस कंप्यूटर अपने आप सॉफ्टवेयर की सहायता से करता है। ऐसी प्रोसेस जिसे कंप्यूटर अपने आप सॉफ्टवेयर की सहायता से करता है उसे हम कौन सी प्रोसेस कहते हैं, बैकग्राउंड। फोरग्राउंड में क्या होता है, उपयोगकर्ता शामिल होता है। जैसे इनपुट का कार्य करना, इसका काम इनपुट को आउटपुट में बदलना। इनपुट का कार्य करना या मैं कहूं इनपुट को आउटपुट में बदलना, जनरल सी बात है, समझने वाली बात है। दो प्रकार की प्रोसेस होती है। पहली का नाम होता है बैकग्राउंड प्रोसेस और दूसरी का नाम होता है फोरग्राउंड प्रोसेस। डेटा एंटर करना, कंप्यूटर में आउटपुट प्राप्त करना, ये सब फोरग्राउंड प्रोसेस है जिसमें उपयोगकर्ता यानी ह्यूमन बीइंग या मानव शामिल होता है। ऐसी प्रोसेस जो कंप्यूटर अपने आप करता है उसे हम बैकग्राउंड प्रोसेस की संख्या देते हैं। दोस्तों, फोरग्राउंड प्रोसेस यानी बटन दबाने के बाद कंप्यूटर को हजारों लाखों बैकग्राउंड प्रोसेस करनी होती है। ऐसे ही जब हम मशीन को चालू करते हैं, कंप्यूटर को चालू करते हैं, चालू करने की प्रोसेस बूटिंग होती है। आपने एक बार बटन दबा के फोरग्राउंड प्रोसेस किया, कंप्यूटर में बैकग्राउंड में बहुत सारे काम करता है, बहुत सारी फाइलों को जोड़ता है, उसी प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। टेक्निकली एक और शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने थोड़ी देर पहले जब रैम पढ़ा था, पिछली कक्षा में रैम के बारे में चर्चा की थी, तो हमने देखा था कि जब भी किसी प्रोग्राम को परमानेंट सेव करना चाहते हैं तब तक वो कहां पे जाके सेव होता है, सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है। और टेम्परेरी कहां पर रहता है, वो रैम में रहता है। तो जब भी हम कंप्यूटर चालू करते हैं तो परमानेंट मेमोरी से वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी रैम में क्या हो जाता है, लोड हो जाता है, तभी तो वर्किंग करता है। या जनरल बात बताऊं, जितने भी एप्लीकेशंस हम लोग चलाते हैं वो हमारे कहां से, उस रैम से, उस सेकेंडरी मेमोरी से कहां पे लोड होते हैं, रैम में लोड होते हैं। अब हम बात करते हैं वापस से बूटिंग की। बूटिंग की बात हमारे दिमाग में थी जो क्लियर हो गई। क्या होती है बूटिंग, सेकेंडरी मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करना। तो पहली बार लोड करना कोल्ड बूटिंग कहलाता है, रीस्टार्ट करना, रीबूट करना क्या कहलाता है, वार्म बूटिंग कहलाता है। नंबर दूसरे पे लिखा हुआ है बायोस। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
दोस्तों हमारी मशीन जब चालू होती है तो सेकेंडरी मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ होता है, जी सर रखा होता है, उसे लोड करके किस में लाया जाता है सर, रैम में लाया जाता है। तो सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क से ही रैम में लाएगा, ऐसा कौन सिखाता है, ऐसा उसे कैसे बताया जाता है? ये सारी जानकारी किसके पास होती है, बायोस के। जब हम कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं तो क्या हम हार्ड डिस्क से बूट कराते हैं क्या, नहीं, या तो हम सीडी से बूट करवाते हैं कंप्यूटर को, या हम पेन ड्राइव से बूट करवाते हैं, या थर्ड पार्टी कोई और जिससे हम बूट करवा के उसे चालू करते हैं। ठीक है बात यहां तक, बोले ठीक है। अब आते हैं पोस्ट पर। पोस्ट का मतलब क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी जब भी हमारी मशीन चालू होती है तो वो कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े हुए सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जांच करता है, क्या पर्टिकुलर डिवाइस उसके साथ अटैच्ड है या नहीं है। कहने का मतलब वो आप जब भी स्कूल से घर से कोचिंग आते हैं या घर से स्कूल जाते हैं तो अपने कॉपी पेन चेक करते होंगे कि कॉपी पेन रखा हुआ है नहीं रखा हुआ, या पेन पेंसिल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मतलब मेरी बैग में है कि नहीं है, चेक करके लाते हैं। मैं लाता हूं सर, मैं लाता हूं। कुछ लोग चुपचाप बैठे हैं, कुछ को चेक करके लाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे भैया लेके जाते हैं ना वैसी वापस ले आते हैं, तो उसको चेक करने की जरूरत ही क्या है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, ये हुआ हमारा रोम का सिंपल सा कंसेप्ट। एक और बात, कल परसों एक लड़के ने मुझसे सवाल किया कि सर हम कंप्यूटर में रैम लगाते हैं तो जब हम कंप्यूटर चालू करते हैं तो एक बीप की आवाज आती है। बोले आती है, वो कई बार तो एक बीप की आवाज आके बंद हो जाती है, कई बार लॉन्ग बीप आती है। दोस्तों कई बार आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो और बीप की आवाज कर रहा हो, इसका मतलब आपने जब कंप्यूटर को या सीपीयू को थोड़ा इधर उधर किया था तो रैम हिल गया था। तो जो लॉन्ग बीप की आवाज आती है वो रैम की वजह से होती है। एक बार आप रैम को निकाल कर प्रॉपर साफ करके लगा दें, वो लॉन्ग बीप की आवाज बंद हो जाएगी और आपका सिस्टम प्रॉपर काम करना क्या कर देगा दोस्तों, शुरू कर देगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, कुछ बातचीत करते हैं और भी। हाँ, अब जो मैं बात कह रहा था उससे पलट जाऊंगा मैं भी। क्या कह रहा था कि जो रोम होती है उसमें केवल हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते, क्या नहीं कर सकते, रोम में हम राइट कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अब मैं बात से बदलूंगा और आपको बताऊंगा कि रोम का एक प्रकार होता है प्यारे विद्यार्थियों जिसमें हम रीड और राइट दोनों का ही काम कर सकते हैं। कौन सा प्रकार होगा, चर्चा करते हैं। देखो पहला मैं बता रहा हूं आपको पी रोम। क्या है ये, रोम के प्रकार है। पी का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रोग्रामेबल। रोम का मतलब क्या हो गया, रोम क्या कर सकते हैं, एक बार और राइट कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, रीड एक से अधिक। रोम का पहला प्रकार है दोस्तों पी रोम। पी रोम की खास बात क्या है, इसमें हम एक बार क्या कर सकते हैं, राइट, यानी वंस राइटेबल। कितनी बार राइट कर सकते हैं, एक बार, वंस राइटेबल मेमोरी कहा जाता है दोस्तों इसे। इरेज नहीं कर सकते क्योंकि एक ही बार राइट करेंगे तो हम इरेज कर देंगे तो लिखेंगे दोबारा कैसे। ठीक है, रीड एक से अधिक बार, ये तो ध्यान रखना। अभी तक मैंने ऐसी कोई मेमोरी नहीं पढ़ी है इसमें अपन रीड वंस कर सकते हैं। रीड मेनी टाइम रहता है, चाहे वो फ्लोपी डिस्क की बात करना, चाहे हार्ड डिस्क की करना, चाहे पेन ड्राइव की करना, मल्टीपल टाइम रीड करने की फैसिलिटी आप लोगों को उपलब्ध रहती है। दोस्तों यही ई एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन का भी फायदा है। फिजिकल क्लास होती तो मैं एक बार क्लास खत्म करने के बाद दोबारा आपको कभी बताता ही नहीं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। लेकिन अब जब ऑनलाइन क्लास चल रही है इसका मतलब आप क्लास का बार बार, एक से अधिक बार क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। एक और फायदा आपको इस ऑनलाइन क्लास का है कि आपका अभी जैसे मैं जो समय पढ़ाता हूं वो समय कुछ और है, आप जब पढ़ेंगे वो समय कुछ और होगा, तो आप उस अलग अलग टाइम पर अपने समय के अकॉर्डिंग लर्निंग या पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, वापस अपनी बात पर आते हैं। पहला प्रकार क्लियर हुआ, अब चलते हैं दूसरे प्रकार पर। दूसरे नंबर पे जो प्रकार है उसे हम कहते हैं दोस्तों ईपी रोम।
क्या कहते हैं, ईपी रोम। ईपी रोम का मतलब होता है दोस्तों इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। क्या हुआ, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, ये रोम का ही एक प्रकार है। इसमें एक से अधिक बार क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और साथ में क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। जब मैंने सबसे पहले रोम का जिक्र किया था ना, तो आपको यह बता दिया था कि इसमें तो हम केवल क्या करते हैं, रीड करते हैं। अब मैं थोड़ी देर पहले क्या बात पे आ गया था, क्या बात बदल ली थी, मैंने कहा था कि एक बार राइट कर सकते हैं। अब क्या कह रहा हूं कि एक से अधिक बार हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। दोस्तों विद्यार्थियों सुनना, इसमें राइट करने के लिए यूवी, अल्ट्रावायलेट, यानी क्या कहूं, पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। पराबैंगनी किरणों का उपयोग होता है। इसमें सूचनाओं को क्या करने के लिए, इरेज करने के लिए, मिटाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पराबैंगनी किरणों का उपयोग करते हैं। यानी इसमें हम क्या कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। इस प्रकार की मेमोरी में सूचनाओं पे तीनों काम हो सकते हैं। ये आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है। कौन सी होती है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल को क्या बोलते हैं, स्थायी मेमोरी बोलते हैं। बात कर रहे थे हम रोम की। रोम तो टेक्निकली वैसे ही नॉन वोलेटाइल था, लेकिन यहां पर सारी चीजें रोम के साथ जुड़ गई। अब रोम, ईपी रोम जिसे बोलते हैं, इरेसेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, एक से अधिक बार राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। सूचनाओं को हटाने के लिए जिसमें पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट किरणों का इस्तेमाल किया जाता है, उसे भी हम ईपी रोम के नाम से जानते हैं। क्या हम देखकर ये पहचान सकते हैं कि ईपी रोम है, डबल ईपी रोम है, क्या है दोस्तों, उस पर लिखा हुआ होता है, उससे उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी आगे बढ़ते हैं और समझने वाली बात करते हैं। तीसरे नंबर पे इसी का एक प्रकार है जिसे हम कहते हैं डबल ईपी रोम। क्या कहते हैं, डबल ईपी रोम। क्या होता है डबल ईपी रोम का पूरा नाम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ये लो, सारी कहानी यहीं पे खत्म हो गई। क्या इसमें क्या कर सकते हैं हम, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, सब काम हो सकते हैं इसमें। डेटा को हटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, आप दुकान से मोबाइल फोन लेकर आते हैं, बोल सर लेकर आते हैं, उसमें एक रैम आता है, एक रोम आता है। रोम को वो बोलता है कि मोबाइल के अंदर इंटरनल 128 GB है, कोई कहता है 256 GB है, कोई कहता है 64 GB है। सुन रहे हो मेरी बात को, यस सर। कोई हमें ये बताता है कि आप जिस मोबाइल फोन का इस्तेमाल करो उसमें 664 है, 6 GB रैम है, 64 GB इंटरनल है, उसे हम क्या कहते हैं, रोम। तो मैं लिख रहा हूं मोबाइल की इंटरनल मेमोरी को ईपी रोम कहते हैं। ईपी रोम, डबल ईपी रोम, या टेक्निकली हम बोलते हैं उसको रोम बोलते हैं। ठीक है मेरी बात। एक और बात कई बार हम लोगों से पूछी जाती है, ऐसी मेमोरी
जिसमें नोट लगा के लिख लेना, बात आपको याद रह जाए। ऐसी मेमोरी जिसमें रैम व रोम दोनों के गुण पाए जाते हैं। ऐसी मेमोरी जिसमें रैम और रोम दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं, कौन सी मेमोरी कहते हैं उसे हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। ऐसी मेमोरीज में रैम और रोम दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? फ्लैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये हमारा प्राइमरी मेमोरी का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अभी तक हमने मेमोरी वाले पोर्शन में पढ़ा रजिस्टर मेमोरी क्या होता है, हमने पढ़ा कि कैश मेमोरी क्या होता है, और हमने पढ़ा कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। अब हम अगला पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी कहते हैं? सेकेंडरी। टेक्निकली मैं ये कहूं कि ऐसी मेमोरी जिसमें इंफॉर्मेशन परमानेंट स्टोर की जाती है उसे हम किस मेमोरी की संज्ञा देंगे? तो हम उसे कहेंगे सेकेंडरी मेमोरी। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं जो मेरे मन में आ रहे हैं, और उसके अलावा एक और बात बड़ी सिंपल सी है जो आप लोगों को समझनी है। आप नोट लगाकर एक बात लिख लीजिए। पहला प्रश्न मेरे दिमाग में है, वो मुझे बताइए क्या है, वो सुनो। 20,001 में से घटाना है 67। स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है, थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या ये संख्या इस संख्या में से माइनस हो जाएगी? क्या हो जाएगी गुरुजी? उससे पहले सोनी एजुकेशन वालों ने मुझे अभी तक सैलरी नहीं दी है। मैं कल से पढ़ाना बंद करने वाला हूं। आप लोगों को मैं मेरे नंबर दे रहा हूं, आप उस पर थोड़े दिन के लिए फोन पे कर दीजिए। जैसे ही पैसे देंगे मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। कितने लोग तैयार हैं ईमानदारी से बताना? अब कोई टेक्निकली जवाब तो नहीं दे पाएगा, लेकिन फिर भी मैं बात कर सकता हूं। क्या कह रहा हूं सुनो। वास्तव में मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरा काम चल रहा है, लेकिन मैं एक एग्जांपल ले रहा था। मैंने शुरू दिन से आपको कहा था कि जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तो आपको पढ़ाते समय अगर कोई प्रैक्टिकल बात है, कोई कंप्यूटर से संबंधित बात है, तो उसके साथ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों एग्जाम्पल्स मेरे पास होंगे। अच्छा, नॉन टेक्निकल अभी दिया था मैंने, यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल एग्जांपल मेरी नजर में है, वो आप लोगों को बताना है। क्या है? क्या 1 में से 7 घट जाएगा? क्या नहीं घटेगा? अरे गुरुजी गणित कहां से आ गई बीच में? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूं, तुम बताओ तो सही, देखो तो सही स्क्रीन की तरफ। ठीक है, क्या 1 में से 7 घटेगा? क्या नहीं घटेगा? क्या करेगा? पड़ोसी से उधार लेगा। पड़ोसी आपके जैसा है, मना कर रहे थे, मना कर दिया। आपके पास तो है, अरे जो शादीशुदा है वो तो ससुराल से भी लाके दे सकते हैं, बुहार सास से भी लाके दे सकते हैं, मामेर सास से भी लाके दे सकते हैं, भाई कहीं से भी लाके दे सकते हैं। वो तो कवारों का क्या है, वो कहाँ से लाएं? ठीक है, 1 में से 7 नहीं घटेगा, पड़ोसी से उधार लेंगे, पड़ोसी के पास कुछ भी नहीं है। उधार कहां से मिलेगा? जिस 2 के पास रखा हुआ है वहां से आप लोगों को उधार मिल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। कैसे होगा? ये उधार देगा, इसे नो करेगा, इसे नो करेगा, इसे नो करेगा, इसे नो करेगा, इसे कितना कर देगा? 11। इस हिसाब से ये पूरी हमारी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी। 11 में से 7 गए, 4 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सोल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस माइनस को तो चलो भूल जाते हैं, इसका कोई अभी ज्यादा रोल नहीं है। एक लाइन आपको नोट लगाकर लिखनी है। क्या लिखनी है? सुनो, मैं कह रहा था एक वर्ड है मेरे मन में, इससे मैं बोलता हूं वर्चुअल मेमोरी। कौन सी मेमोरी का डिस्कस करना है मुझे यहाँ पर? वर्चुअल मेमोरी का डिस्कशन करना है। 2-3 सवालों के बाद आज के सेक्शन को खत्म करेंगे। अभी तो शुरुआत है क्लास की। जब मिडिल ऑफ द क्लास होता है उस समय मेरे मन में और अच्छे विचार आने शुरू हो जाते हैं,
क्योंकि जो टॉपिक मुझे पढ़ाना है उससे संबंध जितने क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, जितने वन वर्ड में डिस्कस करूंगा, जितने वन लाइनर में डिस्कस करूंगा, उतनी ही बातें आप लोगों को ज्यादा समझ आएगी। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी की बात क्यों कर रहा था, वो पैसे वाला उदाहरण क्यों लिया था, मैं सोनी वाले जो पैसे नहीं दे रहे थे या दे रहे थे उसका उदाहरण क्यों लिया था, वो सुनना। अब अपन सही बात को लेकर आते हैं। विद्यार्थियों, एक अपने पास होती है रैम, क्या होती है, रैम होती है। एक अपने पास होती है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। अब आप ये कहोगे सर आपने सेकेंडरी का चित्र तो इतना बड़ा बनाया और रैम का चित्र आपने छोटा बना दिया, तो ये तो आप भी जानते हैं। बताओ किसकी साइज ज्यादा होती है, रैम की साइज ज्यादा होती है या सेकेंडरी मेमोरी की साइज ज्यादा होती है? सर सेकेंडरी की। कितनी ज्यादा होती है बताओ? रैम तो 2 GB 4 GB 8 GB, सेकेंडरी बताओ कितनी होती है? सेकेंडरी तो 1 TB 3 TB 4 TB 6 TB ऐसे टीबीओ में आती है, ये जीबी में आती है, तो भाई वो तो बड़ी होती है, तो मान के चलते हैं। अब सपोज करो कि जो आपका रैम है उसमें खाली जगह पड़ी है 40 KB की। कितने KB की पड़ी है? 40 KB की खाली जगह है, बाकी रैम में बुकिंग पड़ी है पहले से। अब एक प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, एक ही बात है, आपको जो अच्छा लग रहा है वो लिख लो, जिसकी साइज है 50 KB। कुछ कंसेप्ट समझना, ये तो मान लो इसमें तो 200 GB पड़ा हुआ है खाली, वैसे तो कम ही लिखा है मैंने, लेकिन 200 GB अपने आप में एक बहुत बड़ा स्पेस होता है। इसमें 200 GB स्पेस पड़ा हुआ है और इसमें 10 KB ही स्पेस है, 40 KB स्पेस है। ये प्रोग्राम कितने KB का है बोलो? ये प्रोग्राम है 50 KB का। इसमें खाली स्पेस कितना है? 10 KB। वर्चुअल मेमोरी की बात करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या ये एप्लीकेशन, ये प्रोग्राम इस रैम में चलेगा क्या? क्योंकि प्रोग्राम का साइज क्या हो गया दोस्तों? ज्यादा हो गया। रैम का साइज क्या रह गया? कम रह गया। उल्टा बोल रहा हूं, उल्टा मतलब गलत नहीं बोल रहा हूं, इस बात को उल्टा कह रहा हूं। जब रैम का साइज क्या हो? जब रैम का साइज क्या हो? कम हो। प्रोग्राम का साइज क्या हो? ज्यादा हो। उल्टा बोल देता हूं, प्रोग्राम का साइज क्या है? ज्यादा। रैम का साइज क्या है? कम है। क्या उस कंडीशन में ये प्रोग्राम इस रैम में चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा। मैं 2 नाम लिख रहा हूं, फिर आप बताना। पहला है प्रभात वालिया, WALIA। दूसरा है विजय माल्या। दोनों में कोई समानता नहीं, मैं तो केवल ये लास्ट वाले 3 अक्षर मिल गए, 4 अक्षर मिल गए तो लिख दिया। ये आदमी 9,000 करोड़ रुपए लेकर चला गया भैया, पता ही नहीं है, लंदन में जाके बैठा है। इसने थोड़े पैसे मांगे थे, थोड़े 1,000-2,000 का मामला था, फिर भी आपने कह दिया सर गरीब स्टूडेंट है कहां से दे। तो अब बात वही चल रही है, इस रैम में जगह नहीं है तो ये कहां से लाए भैया? नहीं है तो कहां से लाए, ये सवाल बन रहा है। अब क्या बना सवाल? चलो इस बात को भूल जाते हैं जो डिस्कस हो रही थी। आप कभी कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं, आपके साथ आपका मित्र, आपका दोस्त जा रहा है। कईयों के तो पूरे पैसे ही दोस्त देता है, दोस्तों से चल रही है जिंदगी कईयों की। अच्छा, दोस्त आपके साथ घूमने जा रहा है, आपने 2,000 की शॉपिंग कर ली, आपके पास 1950 रुपये जेब में है, 50 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो क्या आपका मित्र आपको 50 रुपये दे देता है क्या? सर दे देता है। तो सुनो, जब इस एप्लीकेशन का साइज क्या है? बड़ा है और रैम का साइज कम है, तो यहां से कुछ सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा कितना चाहिए बोलो? 10 KB रैम की तरह काम करेगा। इसे ही हम किस नाम से जानते हैं? वर्चुअल मेमोरी के नाम से जानते हैं। लिख रहा हूं, क्या लिखना है मुझे? वर्चुअल मेमोरी। जब रैम का साइज कम, साइज की जगह पर स्पेस कम, जब रैम का स्पेस कम, प्रोग्राम का साइज ज्यादा।
उल्टा लिख देता हूं, जब प्रोग्राम का साइज ज्यादा अधिक है, रैम का स्पेस कम है, तो क्या होता है? तो यही तो वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी मेमोरी का कुछ भाग रैम की तरह काम करता है। तो सेकेंडरी मेमोरी का कुछ भाग किसकी तरह काम करता है दोस्तों? रैम की तरह काम करता है। उसे क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी का कुछ भाग किसकी तरह काम करेगा? रैम की तरह। उसे क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। क्या बता रहा हूं? वर्चुअल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी होती है। पर वोलेटाइल होती है। वर्चुअल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा होती है, लेकिन उसके बाद भी अस्थायी होती है। जैसे ही हम पावर ऑफ करेंगे, ऑफ करते ही वर्चुअल स्पेस क्या हो जाएगा दोस्तों? हट जाएगा। बताने और समझाने का मतलब सिंपल सा हुआ कि जैसे ही हम पावर ऑफ करेंगे तो रैम ऑटोमेटिक खाली हो जाएगी। जैसे ही रैम खाली होगी तो उसे उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को डालने के लिए क्या मिल जाएगा? स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं? वर्चुअल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का भाग होती है पर अस्थायी होती है और किसकी तरह काम करती है? रैम की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करेगी दोस्तों? ये रैम की तरह ही काम करने वाली है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं? यस सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, एक और छोटी सी बात, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आंसर करके आज की क्लास को खत्म कर देंगे। क्या बात कर रहा हूं दोस्तों मैं? जनरल सा प्रश्न है जिसे आप स्क्रीन पर देखकर समझ सकते हैं। अब जो वर्चुअल मेमोरी है उसकी साइज फिक्स होती है क्या? कितनी बड़ी वर्चुअल मेमोरी हो सकती है? प्रभात वालिया ने कहा था कि थोड़े से पैसे दे दो। विजय माल्या कितने पैसे लेकर भाग गया? 9000 करोड़। इधर वापस सपोज करते हैं, रैम में स्पेस कितने केबी का है? 40 केबी का, और जो प्रोग्राम है वो है आपका लगभग 5000 केबी का, 5 MB का है ये मान लो। तो क्या ये प्रोग्राम इसमें चल जाएगा? कि अब आप कहोगे नहीं सर। तो दोस्तों, वर्चुअल मेमोरी का जो साइज होता है वो फिक्स नहीं होता है। वो साइज क्या होता है? आपकी रैम पर या वो आपकी हार्ड डिस्क पर आधारित होता है। जो वर्चुअल मेमोरी का साइज होता है वो रैम या हार्ड डिस्क पर क्या रहता है? आधारित रहता है। तो क्या वर्चुअल स्पेस कितना मिल सकता है? तो जनरली जो वर्चुअल स्पेस का साइज होता है वो रैम की साइज से क्या होता है? कम होता है। रैम से ज्यादा जनरली वर्चुअल नहीं मिलता है। ये हमने वर्चुअल मेमोरी के बारे में ही थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया। अब 1-2 सिंपल प्रश्न मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, आप मुझे जवाब देने की कोशिश करना। मैंने कल आपको या पिछली क्लास में मैंने बताया था कि 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। उल्टा लिख रहा हूं इस बार मैंने बताया था कि 1024 KB में 1 MB होते हैं। ये बात हमने पहले सीख रखी है। इस 1024 की जगह पर मैं 2 की घात 10 भी लिख सकता हूं, 10 की घात 3 भी लिख सकता हूं। ये सब चीजें मैंने सीख ली थी, इससे संबंधित ही हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है देखो, 1 बाइट में कितने केबी होते हैं?
एक बाइट में कितने केबी होते हैं? ऑप्शन 1 1024, 2 -1024, 3 2 की घात -10, 4 नन। प्रश्न को पढ़ लीजिए, जो हम बात कर रहे थे उससे ही संबंधित सवाल है। अब देखो, ऊपर सब कुछ बताने के बाद किसी किसी को तो लग रहा होगा कि 1024 आ जाएगा, किसी किसी को लग रहा होगा कि माइनस का 1024 आ जाएगा, किसी को यह लग रहा होगा कि -2 की घात 10 आ जाएगा, किसी किसी को लग रहा होगा कि नन आ जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो नोट अटेम्प्ट पे चले जाएंगे। देखो, इतना पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हो तो फिर मतलब ही क्या निकला? क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट तो हर हाल में करना ही करना है। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी बात करके सेक्शन को आगे ले जाता हूं। मैंने कहा कि एक बाइट में केबी बताओ। उससे पहले कह रहा हूं कि 1024 में 1 केबी होता है, 1024 में 1 होता है, तो 1 बाइट में कितना होगा? 1/1024। क्या कहीं ऑप्शन में 1/1024 दे रखा है क्या? कहीं भी ऑप्शन में 1/1024 है ही नहीं। तो हम क्या करें? या 1/2 की घात -10 हो सकता है क्या? या 1/10 की घात 3 हो सकता है क्या? कहीं पर यह भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो अब क्या करें? जब ये सारे ही ऑप्शन में नहीं है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा दोस्तों? तो इस कंडीशन में हमें करना है, इसको ऊपर ले चलते हैं। तो 1024 की घात -1, नीचे प्लस में घात है तो ऊपर जाते ही माइनस में हो जाती है, या 2 की घात -10 ऊपर माइनस में हो जाती है, या 10 की घात -3। क्या कहीं पर इनमें से कोई एक भी चीज लिखी हुई है क्या? बिल्कुल लिखी है। क्या लिखी है? 2 की घात -10। सीधा सीधा इस सवाल का जो जवाब होगा वो कितना हो जाएगा? 2 की घात -10, यानी 3 नंबर आप इस सवाल का जवाब दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, जनरल सा डिस्कशन और करके आज के सेक्शन को खत्म कर लेंगे। दोस्तों, अभी हम अगली क्लास में सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानकारी लेंगे, यानी जहां पर इंफॉर्मेशन को परमानेंट संग्रहित किया जाता है उसे हम सेकेंडरी मेमोरी के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, अब एक और प्रश्न आता है, विषम छाटिए। विषम का मतलब ओड, इवन का मतलब सम। एक रैम, रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। इनमें विषम कौन सा है? विषम का मतलब जो सेम नेचर का नहीं है। क्या आएगा? रैम। रैम का नेचर कैसा है दोस्तों? इन सभी में वोलेटाइल, बाकी सभी के सभी स्थायी है। और वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? अस्थायी होता है। रैम एक पावरफुल सिलिकॉन की चिप होती है, या हम कहें सिलिकॉन की चिप बनी होती है, जिसमें हम अस्थायी रूप से सूचनाओं को संग्रहित करते हैं। एक और क्वेश्चन के बाद चलिए, गति के अनुसार आरोही क्रम, गति के अनुसार अवरोही क्रम। इसी के नीचे स्टोरेज के अनुसार अवरोही क्रम। आरोही को बोलते असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही को बोलते डिसेंडिंग ऑर्डर। गति के अनुसार की जगह पे स्टोरेज के अनुसार।
आरोही, अवरोही। ठीक है। गति के अनुसार आरोही बढ़ता हुआ क्रम, सबसे पहले आएगा सेकेंडरी, इसके बाद आएगा प्राइमरी, इसके बाद आएगा कैच, इसके बाद आएगा रजिस्टर। बढ़ता हुआ क्रम कह रहा है तो सबसे धीमा, उससे तेज, उससे तेज, सबसे तेज, बढ़ता हुआ क्रम है ये। घटते हुए क्रम में आते हैं रजिस्टर, कैच, प्राइमरी, और फिर क्या आता है सेकेंडरी। इस तरह के प्रश्न भी हम लोगों से पूछे जाते हैं। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको आज का सेक्शन भी बहुत अच्छा लगा होगा। आप कंप्यूटर विषय के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन कर पा रहे हैं, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में लाभदायक सिद्ध होगा। दोस्तों आज के इस क्लास में, आज के इस सेक्शन में हम इतनी ही बात करेंगे। अगली क्लास तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, आभार।